हम लोग बात कर रहे थे एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोग 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने टोटली थ्योरी पढ़ी, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी पढ़े थे। सेकंड वीडियो में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बात की। थर्ड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और थोड़ी सी लेंथी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि थी आपकी सब्सक्रिप्शन की। फोर्थ वीडियो हमने पढ़ी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। यहां पर यह है फिफ्थ वीडियो और यहां पर हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ, यानी एनपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक खत्म करने के बाद देखो इसके बाद हमें अब पढ़ने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब जो 6 मार्क्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अब हमें बात करनी है इस वीडियो के बाद। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीडियो आएंगी, मैं आपको पहली वीडियो में, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें 2 बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें भी मैं आपको 2 बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का, क्योंकि ये चैप्टर टोटल हमारा 10 मार्क्स का था। तो 3 या 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस और वीडियो हम लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं, इस वीडियो के साथ खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो बचेंगी 2, उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट आइटम से, एक एक से बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, पॉइंट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आपको ये 2 चीजें बड़ी अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो रेवेन्यू नेचर क्या होता है, एक कैपिटल नेचर क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यानी रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज, चाहे आपका रिसिप्ट हो चाहे आपका एक्सपेंडिचर हो, वो सारी एक्टिविटीज जो आपकी रूटीन नेचर की होती है। रूटीन तो समझते हो ना, जिसे आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे करते रहते हो, वो आपका रेवेन्यू नेचर कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जिससे हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज इंपैक्ट नहीं करते हैं, वो आपका रेवेन्यू नेचर के आइटम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी चीजें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है 11th क्लास का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीजें रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं। सेम यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी रेवेन्यू नेचर की होंगी। बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम सारी चीजें कैपिटल नेचर की लिखते हैं। ठीक, रेवेन्यू नेचर का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड, जो चीज हम आमतौर पर करते रहते हैं, या तो ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या साल में 1 बार या 2 बार ये चीज होती रहती है, वो हमारा रेवेन्यू नेचर। जबकि कैपिटल नेचर का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो हम लोग कभी कभार करते हैं। कभी कभार का मतलब जैसे हमने एक एसेट परचेस कर ली, मशीन खरीद ली। क्या आप मशीन डेली खरीदते हो? मशीन हर साल खरीदते हो? यार मशीन लगाना, प्लांट लगाना कोई हंसी मजाक नहीं होता एक कंपनी के लिए। तो ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म या लॉन्ग फ्यूचर डिसाइड करती हैं आपके। ठीक, तो ये सारी कौन सी होती है? कैपिटल नेचर की चीजें। कहना सिर्फ इतना ही है कि रेवेन्यू नेचर की चीजें, चाहे आपकी रिसिप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रेवेन्यू नेचर की। जबकि जो आपकी कैपिटल नेचर की चीजें हैं वो आपकी आएंगी बैलेंस शीट में। ठीक, अगर कैपिटल नेचर की इनकम है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी ही आएगी। चलो तो हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो कि मेंबर पे करता है पीरियडिकली, अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए। तो हमारा एनपीओ है, 10 लोग मेंबर हैं। अब 10 के 10 लोग एनपीओ को कुछ अमाउंट तो पे करते होंगे, चाहे तो मंथली पे कर रहे हैं चाहे ईयरली पे कर रहे हैं, कैसे भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। एनपीओ को मेंबर जो भी एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ताकि मेंबर्स की जो मेंबरशिप है एनपीओ में वो उनकी बनी रहे। अब आपको जैसे मैंने डेफिनेशन से ही बताया, एक्सप्लेनेशन से ही आपको बताया कि पर मंथ पे कर रहे हैं या पर क्वार्टर पे कर रहे हैं या हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या ईयरली पे कर रहे हैं, ये है तो रेगुलर बेसिस पे, भले ही ईयरली क्यों ना हो बट है तो रेगुलर बेसिस पे ना। आमतौर की चीजें, आमतौर पर ये चीजें होती रहती हैं। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ये आपका होगा रेवेन्यू नेचर का। और रेवेन्यू नेचर की जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ आती हैं? वो आती हैं आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपकी 2 ही साइड होती है, या तो डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड। सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम्स, यहां पर भी वही है। नाम भी क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी इनकम्स।
तो आपकी इनकम है सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। क्यों आएगी, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है। चलो तो हमने देखो यहाँ ट्रीटमेंट भी लिखा है, आप लोग रीड करते हुए चलें सारी चीजें, ठीक। यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट शायद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी लिखा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें अभी ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, कैश बुक की तरह होता है, चाहे किसी भी ईयर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो। पैसा आ रहा है डेबिट साइड लिख लो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड लिख लो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ज्यादा मतलब नहीं है, मेन फोकस आपका है कि आइटम रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। तो अगर आपको पता है कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बात कर लेते हैं, होता क्या है। जब भी कोई मेंबर लाइफ टाइम तक के लिए अब मेंबर बनना चाहता है एनपीओ का, तो वो एक लमसम अमाउंट पे कर देता है, वो इकट्ठा अमाउंट पे कर देता है, जिसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। एक बार और समझो, सपोज करो हम लोग 10 लोग मेंबर हैं, इस एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, ठीक, 10 लोग मिलके। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार हर साल पैसे देने पड़ते हैं 10,000 रुपए। मैंने बात की 10 लोगों से मिलके, मैंने कहा यार एक काम करो, मेरे से इकट्ठा अमाउंट बोलो कितना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर बोला एक काम करो 5 लाख रुपए दे दो। तो मैंने 5 लाख रुपए पे कर दिया। अब मेरे को हर साल पे नहीं करना, मैं इस एनपीओ का, इस लाइब्रेरी का लाइफ टाइम तक के लिए मेंबर बन गया। तो ये लमसम अमाउंट है, इकट्ठा अमाउंट है, ऐसा नहीं है हर साल मेंबर देगा, ये एक आधी बार मिलता है हमें कितने ही साल के बीच में। तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, दैट इज कैपिटल नेचर, तो कहां आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडोमेंट फंड। इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 या 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है कि इंडोमेंट फंड क्या होता है। इंडोमेंट फंड ये वो फंड होता है, अच्छा चलो वो सब तो ठीक है, इंडोमेंट फंड, फंड जुड़ा हुआ है आगे। फंड का मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कोई भी फंड हो या आपकी स्पेसिफिक डोनेशन हो, किसी पर्टिकुलर नाम से जो डोनेशन रिसीव होती है वो आपका कहाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ हमें ट्रीटमेंट तो पता चल गया कि इंडोमेंट फंड आपका कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल नेचर का होता है। बट ये है क्या आखिर, ये भी तो पता होना चाहिए। इंडोमेंट फंड ये एक वो फंड होता है जिसमें जो भी हमारी इनकम रिसीव हो रही है उस फंड से, वो हमारी एक स्पेसिफिक डोनेशन के लिए होनी चाहिए। स्पेसिफिक समझ दो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक। सपोज करो मैंने एक एनपीओ को अमाउंट पे किया, अमाउंट कितना दिया, मैंने उन्हें 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे की। क्या दिया, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी। बट जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर मतलब उसका नहीं है, यहां पर मतलब क्या है कि उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम रिसीव होगी एनपीओ को। अब मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी, सपोज करो 10% इन्वेस्टमेंट था, ठीक, तो 10% इंटरेस्ट तो हर साल रिसीव होगा। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा या जो इनकम रिसीव होगा उस इन्वेस्टमेंट से, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने एनपीओ को जब वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी, तो मैंने उनसे ये कहा कि जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी इनकम आएगी, उसे गरीब बच्चों में खाना खिलाने के काम में यूज करना। तो वो अब कहाँ यूज की जाएगी, गरीब बच्चों के खाना खिलाने के यूज में। तो इनकम किसके लिए हो गई, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और आपको अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चीजें होती हैं वो आपकी कैपिटल नेचर कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। देखो जरा रीड भी कर लेते हैं। तो इट इज अ फंड, ये वो फंड होता है अराइजिंग फ्रॉम बिक्वेस्ट और गिफ्ट। या तो हम किसी से रिक्वेस्ट पे लेते हैं या कोई हमें गिफ्ट दे के जाता है। बट जो गिफ्ट दिया या जो रिक्वेस्ट पे अमाउंट दी, वो अमाउंट का यूज नहीं होगा। यूज किस चीज का होगा वो देखो, द इनकम ऑफ विच, मेन क्या है कि उससे जो इनकम हो रही है वो इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो किससे डिवोटेड होनी चाहिए, आपके एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया इन्वेस्टमेंट का, तो अगर 10% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो जो 10% इंटरेस्ट आएगा, जो इनकम आएगी, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। तो आपका कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, या इसी को हम लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं। क्या होता है, जब भी कोई नया मेंबर आता है हमारे एनपीओ के अंदर, तो वो एडमिशन फीस पे करता है। सब्सक्रिप्शन तो अलग पे करता है, वो चीज अलग है, लेकिन एडमिशन फीस एक मेंबर एक ही बार पे करता है। कब पे करता है, जब नया मेंबर एडमिशन लेता है एनपीओ में तब। जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप जो हर मंथली या जो क्वार्टरली फीस पे करते हो वो तो आपको फीस देनी ही देनी है। बट जब आपने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया होगा स्कूल में,
तो स्टार्टिंग में एक एडमिशन फॉर्म भरा होगा जिसके साथ आपने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए आपने एडमिशन फीस दी होगी। वो हर साल थोड़ी देते हो एडमिशन फीस, वो सिर्फ तभी दी जाती है जब आप एनपीओ में एंट्री लेते हो, यानी एडमिशन लेते हो अपना नया। तो अब इस पॉइंट के लिए बड़े मतभेद हैं। मतभेद क्या है? कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार एनपीओ में हर साल हर महीने लोग एडमिशन लेते हैं। ठीक, एनपीओ में हर साल हर महीने या हर 6 महीने में या आमतौर पर लोग एडमिशन लेते हैं। नए पार्टनर्स, नए मेंबर्स आते हैं एनपीओ में, तो जो एडमिशन फीस है वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए एनपीओ के हिसाब से। ये बात बिल्कुल सही है यार, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। बट वहीं कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक मेंबर सिर्फ एक ही बार पे करता है एनपीओ को, तो यार ये रेगुलर नेचर की कहां से हुई? हम अगर एडमिशन इसके मेंबर बने हैं हम एनपीओ के, तो हमने तो एक ही बार पे किया है ना, तो ये कौन से नेचर का होनी चाहिए? कैपिटल नेचर का, क्योंकि ये बार बार नहीं आती है। तो इस मतभेद को देखते हुए आपको एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्वेश्चन में साफ साफ लिखी हुई होगी कि आपको रेवेन्यू नेचर की माननी है या आपको कैपिटल नेचर की माननी है। बट समस्या कहां आती है? जहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दे रखे हो। अब एडमिशन फीस के बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में आपसे कुछ भी नहीं कह रखा है कि आपको रेवेन्यू नेचर मानना है या कैपिटल नेचर का मानना है, तो आप क्या करोगे? तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, तो आप कैपिटल नेचर का मान के चलोगे। चलो, तो एडमिशन फीस समझ गए हम लोग। यहाँ पर देखो ये वाली लाइन जरूर अच्छे से पढ़ लेना, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, तो आपको रेवेन्यू नेचर का मान के चलना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो करोगे। चलो हम लोग आ जाते हैं 5th पॉइंट पे। अब कुछ इजी से पॉइंट्स हैं, सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं। अब है डोनेशन। मतलब तो सबको पता है, दान पुण्य। सपोज करो मंदिर के बाहर एक दान पात्र लगा हुआ है, दान पेटी जिसे आप बोलते हो, डोनेशन बॉक्स जिसे आप बोलते हो, उसमें लोग पैसा जमा करते जाते हैं। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैसा जमा करते जाते हैं, डालते जाते हैं उसके अंदर पैसा। क्या है? आपका जनरल डोनेशन है, क्योंकि यार डेली डेली शरणार्थी आते हैं, पैसे डालते हैं, चले जाते हैं दर्शन करके, तो ये आपका जनरल डोनेशन है। ठीक, आप तौर पे। बट सपोज करो एक बॉक्स मैंने अगेन एक और बॉक्स बना दिया साइड में, उस पर लिख दिया बिल्डिंग डोनेशन या डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी वो जो पैसा आएगा वो किस लिए आएगा? बिल्डिंग बनाने के लिए। अब स्पेसिफिक डोनेशन है, कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर फंड या एक स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी नाम के साथ आती है। जैसे आप याद करो, मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाई थी, तो उसमें एक पॉइंट था सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर। वो एनुअल डिनर के लिए पैसा आया था, कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यानी कैपिटल नेचर का होता है। तो जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये आपका कैपिटल नेचर का। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लीगेसी। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 या 2 नंबर में आने वाला। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो था इंडोमेंट फंड। दूसरा पॉइंट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है लीगेसी। तो लीगेसी क्या होती है? देखो क्या होता है, सपोज करो एक पर्सन है हमारे यहाँ जिसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक, हमारी जान पहचान की है। ठीक, अब हमने देखा कि ना तो उसके कोई पेरेंट्स हैं, ना इसके कोई बच्चे हैं, ना उसका कोई परिवार है। अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, क्या होगा? वो उसकी जो प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की किसके पास जाएगी? वो तो गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि उसका कोई लीगल हायर है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर वो पर्सन हमसे ये कहे या हमसे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी प्रॉपर्टीज एनपीओ के नाम हो जाएगी, ये आपका लीगेसी कहलाता है। ठीक, देखो जरा, इट इज द अमाउंट एनपीओ रिसीव्स। कैसे? एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन तो आप समझते हो ना, कोरोना वायरस में आजकल बड़ा डिसीज्ड नाम सुन रहे हो। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी। अब ये तो पता ही चलेगा होगा ट्रीटमेंट, क्या यार हर डेली डेली इंसान थोड़ी मरते हैं, और डेली डेली मरने के बाद हमारे नाम थोड़ी प्रॉपर्टी करके जाते हैं। तो ये आपका कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा आपका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ओल्ड एसेट, पुरानी मशीन बेच दी, तो मशीन हम डेली डेली नहीं बेचते हैं, कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। अब लायबिलिटी साइड मत बोलना, एसेट की जो वैल्यू थी उसमें से माइनस कर देना। ठीक, बट इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, बात ध्यान से, जो भी इससे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आप शो करोगे कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर लॉस हुआ है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और बाई चांस गेन हुआ है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन, यानी क्रेडिट करना है। ठीक, इसके बाद फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखो पुराने अखबार, अब न्यूज़पेपर पता है यार हर डेली डेली आता है, 3 महीने में इतना इकट्ठे हो जाते हैं, क्या करेंगे? बेचेंगे यार।
तो न्यूज़पेपर आमतौर पे बिकते रहते हैं, रेवेन्यू नेचर। सेम स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हम लोग स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं तो हमारे लिए स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, रेवेन्यू नेचर है यार, ठीक है। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद आ जाओ, लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ होनरेरियम, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो होनरेरियम का मतलब समझो पहले तो क्या होता है। जब हम किसी पर्सन को किसी स्पेशल काम के लिए बाहर से बुलाते हैं, ठीक, जैसे सपोज करो अगर हम लोग स्कूल चला रहे हैं तो हमने क्या किया, अपने ब्रिगेडियर सर को बुलाया। ब्रिगेडियर सर को क्यों बुलाया, ताकि स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सके और थोड़ा सा बच्चों को भी अच्छा लगता है चीफ गेस्ट कोई बाहर से आता है। बट ये जो चीफ गेस्ट आते हैं वो फ्री में नहीं आते हैं। हम ब्रिगेडियर सर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस हम किसी स्पेशल पर्सनैलिटी को अगर हम लोग बुलाते हैं तो वो लोग फ्री में नहीं आते, वह लोग हमसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं, वही हमारा होनरेरियम कहलाता है। अब हम लोग स्कूल चला रहे हैं तो यार मोटिवेशन के लिए आमतौर पे हर साल हर 6 महीने में हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए ही पड़ता है, तो हमारा क्या कहलाता है, उसको जो भी हम फीस पे करते हैं वो होनरेरियम कहलाता है। आपका कौन सा नेचर का होगा, रेवेन्यू कैपिटल, ये आपका होगा रेवेन्यू नेचर का। और कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस साइड। तो देखो, अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं है, उस बाहर वाले पर्सन को जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग होनरेरियम बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट आपको पता ही है, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 मार्क्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट दोनों ही बनती हैं, और आपकी 2 बैलेंस शीट बनेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।